हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। और इस टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर के अंदर आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर से जरूर देखने मिलेगा। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है तो मेरी बात मानिए, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जानने से आपका जो बेसिक नॉलेज है चीज़ों को लेके, साइंस को लेके, वो और डेवलप्ड हो जाएगा। कुछ क्रिएटिव बताएंगे इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर किस तरीके से पावर प्लांट बनाया जाता है। पावर प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी फैक्ट्री जिसके द्वारा हम पावर को जनरेट करते हैं, पावर को पैदा करते हैं। और पावर हम यहाँ पे कैसे पैदा करेंगे? बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से जो पावर हमें मिलने वाली है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। एंड ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये पावर प्लांट के अंदर किस तरीके से बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। और वीडियो के साथ ही साथ में आप लोग अपनी कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे आपके जो जो चीजें आने वाली हैं वो सारी चीजें आपको नोट करनी है। बिकॉज आई एम वेरी हॉनेस्टली सेइंग दैट टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो अच्छा आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप लोग साथ ही साथ में कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए। तो जैसे जैसे आपकी स्क्रीन पे चीजें आती जाएंगी आप लोग उसको नोट करते जाइए। तो आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन में हम क्या कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो रिलीज कहां से होती है, वो बनती कहां से है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी हमें मिलती है वो मिलती है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। जब यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का न्यूक्लियस टूट जाता है, फूट जाता है, तो उससे एनर्जी निकलती है और उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस एनर्जी। यहां पे देखिए आपके स्क्रीन पे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का चित्र आपके स्क्रीन पे है। अब यहां पे सवाल उठता है कि भाई यूरेनियम और प्लूटोनियम ये दो तो एलिमेंट है, वो हमें समझ गया, लेकिन ये 235 और 239 ये क्या है? मतलब आपने अपने मन से कुछ भी जोड़ दिया, ये क्या है, क्या चीज है? देखिए ये जो 235 एंड 239 है ये है एटॉमिक मास इन दोनों एलिमेंट्स का। अब यहां पे सवाल उठता है कि भाई ये एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है उसे ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। तो मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एनर्जी न्यूक्लियर के फ्यूजन की वजह से बनती है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड होता है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फीजन। फीजन का मतलब होता है टूटना, दो टुकड़ों में टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है जब दो टुकड़े ऑलरेडी टूटे हुए हों उन दोनों को जोड़ के उनका एक टुकड़ा बनाना, उसे हम कहते हैं फ्यूजन। क्योंकि हमें यहाँ पे जनरेट करना है पावर, हमें यहाँ पैदा करना है इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हम लोग यूरेनियम या तो फिर प्लूटोनियम, इन दोनों में से किसी एक का भी न्यूक्लियस का डिवीजन कर देने वाले हैं। मतलब उनके न्यूक्लियस को हम दो टुकड़ों में तोड़ देने वाले हैं और इनके न्यूक्लियस को तोड़ने से ही हमको मिल जाएगी एनर्जी। तो आइए देखते हैं कि अब ये जो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है ये किस तरीके से करा जाता है। अब यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है, एक है यूरेनियम, एक है प्लूटोनियम। अब आपकी मर्जी, आप किस में से एनर्जी को निकालना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे चूज करा है यूरेनियम। मैं यहाँ पे यूरेनियम से एनर्जी को निकालना चाहूंगा। सो मेरा अब ये एम होगा कि मैं यूरेनियम के न्यूक्लियस को स्प्लिट कर दूं, तोड़ दूं दो टुकड़ों में। अगर मुझे यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ना है तो पहले मुझे यूरेनियम को अनस्टेबल बनाना पड़ेगा। और अब अगर मुझे इस यूरेनियम को अनस्टेबल करना है तो मैं एक न्यूट्रॉन लूंगा और न्यूट्रॉन को इस न्यूक्लियस की तरफ जोर से फेंक दूंगा। देखिए यहाँ पे यूरेनियम 235 बैठा हुआ है, शांति से आराम से चिल कर रहा है, लेकिन मुझे ये स्टेबल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसको बनाना चाहता हूँ अनस्टेबल। सो उसके लिए मैं एक न्यूट्रॉन को इसके ऊपर फेंक दूंगा। आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत फास्ट होती है, न्यूट्रॉन बहुत तेजी से ट्रेवल करता है। सो अगर इस यूरेनियम 235 के ऊपर अगर मैंने ऐसा न्यूट्रॉन फेंक दिया जो बहुत तेजी से मूव होता है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो तो इस यूरेनियम के आर पार निकल जाएगा। मतलब वो यूरेनियम से टकराएगा और यूरेनियम को भेदते हुए इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो उससे जो हमारा यूरेनियम है वो अनस्टेबल नहीं हो पाएगा। सो यही कारण है, यही रीज़न है कि हमें यहाँ पे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। तो अब जैसे ही हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम की तरफ फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो ये स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है वो 235 है, मतलब इसके अंदर जो न्यूट्रॉनों की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। लेकिन अब हमारे यूरेनियम ने एक
न्यूट्रॉन को बाहर से एब्जॉर्ब कर लिया, सो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 235 से चेंज होके 236 हो जाता है। तो ये बन जाता है यूरेनियम 236। जो यूरेनियम 235 था वो तो स्टेबल होता है, लेकिन जो ये नवा वाला यूरेनियम जो एब्जॉर्ब कर लिया है न्यूट्रॉन को, ये होता है अनस्टेबल। अब क्योंकि ये यूरेनियम 236 अनस्टेबल है, इसको एक जगह पे अब सुख चैन शांति नहीं है, तो ये अब क्या करेगा, अब ये उछल कूद मचाएगा। तो उछल कूद के दौरान ये अब टूट जाएगा दो नए टुकड़ों में। आइए देखते हैं कि वो दो नए टुकड़े कौन हैं। सबसे पहला टुकड़ा जो होगा वो है क्रिप्टॉन। देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है क्रिप्टॉन। और दूसरा जो एलिमेंट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं बेरियम। बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो है 141। तो हमें यहाँ पे क्रिप्टॉन विद एटॉमिक मास 92 एंड बेरियम विद एटॉमिक मास 141, ये दो नए एलिमेंट देखने को मिलते हैं। अब देखो यार, जैसे हम लोग दुकान से बिस्कुट खरीदते हैं तो हमें अंदर से बिस्कुट तो खाने के लिए मिलता ही है, जो मेन प्रोडक्ट है, साथ ही साथ में हमें फालतू की जो चीज होती है, जो कि प्लास्टिक का जो रैपर होता है बिस्कुट के ऊपर का, वो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो उसी तरीके से ये जो यूरेनियम है, जब ये ब्रेक होता है क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर, तो यहाँ पे साथ ही साथ में 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिलते हैं। मतलब बिना कुछ किए हमें यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन देखने मिलते हैं। एंड कमाल की बात तो ये है कि जैसे ही ये यूरेनियम टूटता है, फूटता है, वैसे ही हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बिजली मिलती है। ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है, ये इतनी ज़्यादा होती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हमें जितनी एनर्जी 1 ग्राम यूरेनियम देता है, उतनी एनर्जी अगर हमें किसी कोयले से चाहिए होगी तो हमें लगभग 3000 किलो कोयला जलाना पड़ेगा। जब हम लोग 3000 किलो कोयला जलाएंगे तब जाके उससे मिलने वाली जो एनर्जी है वो 1 ग्राम यूरेनियम से मिलने वाली एनर्जी के बराबर होगी। तो समझ रहे हो ना यहाँ पे कि यूरेनियम कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार आप लोग कोयला ही यूज़ कर लो, कोयला की कहाँ कमी है, काहे यूरेनियम जला रहे हो। देखिए कैसा है कि अगर हम लोग कोयला यूज़ करेंगे एनर्जी बनाने के लिए, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से पोल्यूशन से भर जाएगा, क्योंकि जो कोयला होता है वो जलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा कि उससे हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये जो यूरेनियम है ये छुपके छुपके से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि ये जो हमें 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिले हैं, इनका क्या होगा। ये आगे चल के 3 और यूरेनियम एटम को हिट करेंगे और उन सबको बना देंगे अनस्टेबल। मतलब उनका भी जो एटॉमिक मास था 235 से इंक्रीज कर देंगे 236, और ये जो तीनों नए यूरेनियम एटम हैं, ये तीनों बेचारे भी टूट जाएंगे 2 अलग अलग एलिमेंट्स में, दैट इज क्रिप्टॉन एंड बेरियम। और साथ ही साथ में ये तीनों भी पैदा करेंगे 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। तो समझ रहे हो यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी बढ़ रही है। अब ये जो 9 और नए न्यूट्रॉन आए हैं, ये जाके और 9 यूरेनियम को हिट करेंगे, और वो सारे 9 यूरेनियम भी स्प्लिट हो जाएंगे 2 अलग अलग में, क्रिप्टॉन और बेरियम में, और वो सारे 9 के 9 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन पैदा करेंगे, और वो 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जाके और बहुत सारे यूरेनियम को हिट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे न्यूट्रॉन जब फॉर्म होंगे, जब मल्टीपल न्यूट्रॉन बनेंगे, तो उससे जो रिएक्शन की स्पीड है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं चेन रिएक्शन। तो अगर इस चेन रिएक्शन को सही समय पर नहीं रोका जाता है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला धमाका हमें देखने मिलेगा और पूरा पावर प्लांट जल के खाक हो जाएगा। अब देखिए यार, हमें कोई बम तो बनाना नहीं है, न्यूक्लियर बम वगैरह तो बनाना नहीं हमें यहाँ पे खाली एनर्जी चाहिए। अब क्योंकि हमें यहाँ पे खाली एनर्जी से मतलब है, सो हमें इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब अगर मुझे किसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो पहले मुझे उस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे क्या है, वो है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर लगा हुआ रिएक्टर। सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा रिएक्टर का क्या फंक्शनिंग है। एंड जैसे ही हम लोग रिएक्टर के बारे में समझ लेंगे, सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पूरा पावर प्लांट है वो कैसे फंक्शन करता है। सो अब हम लोग फटाफट समझते हैं फंक्शनिंग ऑफ रिएक्टर, कि ये जो रिएक्टर होता है ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, जो गोल मटोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर 3-4 डंडे बने हुए हैं, ये जो पूरा चित्र है इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टर। ये जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर के अंदर जो डंडे पड़े हुए हैं, ये डंडों के अंदर फ्यूल भरा होता है। ये डंडों को हम लोग कहते हैं फ्यूल एलिमेंट्स। क्यों फ्यूल एलिमेंट कहते हैं? क्योंकि इन सभी रॉड्स के अंदर यूरेनियम 235 भरा होता है जिसको हमें अनस्टेबल बनाने का है। ये जो फ्यूल एलिमेंट के डंडे होते हैं, इन्हीं फ्यूल एलिमेंट के डंडों के बीच में कंट्रोल रॉड नाम के 3 और डंडे डाले हुए होते हैं, और इन्हें हम लोग प्यार से कहते हैं कंट्रोल रॉड। तो ये समझ लीजिए, ये जो डब्बा है ये रिएक्टर है, एंड रिएक्टर का जो आउटर कवरिंग होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत सीमेंट से बनाया जाता
जाता है, कंक्रीट से बनाया जाता है। एंड दूसरा इसके अंदर फ्यूल एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर यूरेनियम 235 भरा हुआ है। एंड इन बिटवीन दिस फ्यूल एलिमेंट्स इनके पास कंट्रोल रॉड होता है। बोरॉन और कैडमियम का यूज करके ये कंट्रोल रॉड्स को बनाया गया है। कभी कभी कंट्रोल रॉड को बनाने के लिए ये लोग सिल्वर का भी यूज कर लेते हैं। तो याद रखिए, सिल्वर, बोरॉन और कैडमियम इन तीनों का यूज करके कंट्रोल रॉड को मैन्युफैक्चर करा जाता है और उस कंट्रोल रॉड को डिपॉजिट कर दिया जाता है इन बिटवीन फ्यूल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यार ये जो फ्यूल एलिमेंट है, फ्यूल एलिमेंट से न्यूट्रॉन टकराएगा तो इनका जो एटॉमिक मास है वो बढ़ जाएगा, मतलब उनका कुछ तो काम है यहाँ पे। लेकिन ये जो कंट्रोल रॉड हैं ये क्या काम करते हैं? तो आइए देखते हैं कंट्रोल रॉड का फंक्शन। देखिए इनका नाम क्या है, कंट्रोल रॉड। मतलब ये ऐसे रॉड हैं जो किसी ना किसी को कंट्रोल करने वाले हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमने चेन रिएक्शन नाम का एक रिएक्शन देखा था जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन बन रहे थे और वो सारे न्यूट्रॉन बहुत सारे यूरेनियम को अटैक कर रहे थे और उसका जो एटॉमिक मास था उसको इंक्रीज करके उसे अनस्टेबल कर रहे थे। तो उसे हमने कहा था चेन रिएक्शन। सो उस चेन रिएक्शन को समय रहते हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें वहां पे बहुत बड़ा धमाका और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने मिलेगा। और यही रीजन है कि हम लोग यहाँ पे कंट्रोल रॉड यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड यूज करते हो, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कंट्रोल रॉड जो है ये कंट्रोल कैसे करता है? तो यहाँ पे बात को समझिए। चेन रिएक्शन के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बन रहा है, ये कंट्रोल रॉड इन सभी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे और बहुत सारे यूरेनियम के जो एलिमेंट हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे और नए नए न्यूट्रॉन पैदा नहीं होंगे। सो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो रिएक्शन की गति थी, जो रिएक्शन की स्पीड थी, वो स्लो हो जाएगी यहाँ पे। अगर आसान शब्दों में कहें तो मतलब ये है कि जो कंट्रोल रॉड होता है ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है। एंड अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो पूरा रिएक्टर होता है, ये पूरा रिएक्टर भरा होता है पानी से, क्योंकि पानी जो होता है वो एक्ट करता है एज ए मॉडरेटर और एज ए कूलेंट। अब ये मॉडरेटर क्या होता है, ये कूलेंट क्या होता है, एंड पानी रिएक्टर के अंदर क्यों भरा जाता है, आइए समझते हैं उसके बारे में। हम लोग रिएक्टर के अंदर पानी का यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए, रिएक्टर के अंदर अगर पानी नहीं रहेगा तो जो न्यूट्रॉन है उनकी गति कम कौन करेगा? उनकी गति कम होगी नहीं। जब गति कम होनी होगी, जब उनकी स्पीड कम नहीं होगी, तो वो यूरेनियम के आर पार निकल जाएंगे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए जो धीरे धीरे जाए। तो ऐसा तो कोई न्यूट्रॉन बना नहीं है जो धीरे धीरे जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं पानी का यूज करके। तो पानी के जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो न्यूट्रॉन को अपोज करेंगे, न्यूट्रॉन को रोकेंगे कि भाई तू यहाँ से मत जा, तू वहाँ से मत जा। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन के रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल का काम करने वाले हैं और न्यूट्रॉन जो होगा स्लो मूविंग करेगा। और जब न्यूट्रॉन स्लो मूविंग करेगा तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन उसके पास जैसे ही आएगा वो उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा। सो आसान शब्दों में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूट्रॉन की जो गति है, न्यूट्रॉन की जो स्पीड है, पानी उसको कम कर देता है। तो क्या पानी बस एक ही काम करता है? जी नहीं, पानी का यहाँ पे एक और काम होता है। देखिए, जब रिएक्टर के अंदर इतने सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं कि जो रिएक्टर है एंड रिएक्टर के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हीट हो जाएं, ये एलिमेंट्स गर्म हो जाएं। सो उससे बचाने का काम, उनको कूल रखने का काम भी करता है हमारा पानी। तो यही कुछ कहानी है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर की। अब रिएक्टर की पूरी कहानी एंड पूरी स्टोरी समझ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के फंक्शन के बारे में। मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के फंक्शन के बारे में समझूं उससे पहले मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि आप लोग ये समझिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है ये बनता कैसे है। मतलब इसके अंदर कौन कौन से बेसिक चीजें जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। मतलब ओवरऑल कहे तो हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अब यहाँ पे समझने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात जान लेनी चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कंटेनमेंट स्ट्रक्चर नाम का एक जो चीज होता है, एक जो पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। देखिए, आपके स्क्रीन पे जो चीज आ रही है यही है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। अभी जो हमने रिएक्टर के बारे में समझा, देखा, जाना, वो रिएक्टर भी इस कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर आता है। रिएक्टर के साथ साथ में ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर बॉयलर भी आता है। एंड ये जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर होता है, इसका जो आउटर वॉल होता है, ये बना होता है मजबूत सीमेंट और कंक्रीट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर होता है रिएक्टर, बॉयलर और पंप। तो क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं? जी नहीं, ये तो बात हुई सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट स्ट्रक्चर की। ये जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है, अगर हम इससे बाहर जाएं और थोड़ा और जानने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि ये जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है, इसके बाजू में यहाँ पे होता है कंडेंसर। एंड ये जो कंडेंसर होता है, ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के बॉयलर के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर खाली कंटेनमेंट स्ट्रक्चर एंड कंडेंसर ही है, तो आप लोग अभी भी गलत हैं।
यहाँ पे कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के साथ साथ में कंडेंसर भी है, कंडेंसर के साथ साथ में यहाँ पे जनरेटर्स हैं एंड जनरेटर्स के अंदर लगी हुई है टरबाइन। एंड ये जो जनरेटर होता है ये इलेक्ट्रिक वायर से जुड़ा होता है ताकि यहाँ पे जो भी बिजली बनने वाली है न्यूक्लियर फिजन से, उस इलेक्ट्रिसिटी को किसी ना किसी बैटरी या बैटरी में तो स्टोर करनी पड़ेगी ना, जमा करनी पड़ेगी उसे। तो उसके लिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो वायर के थ्रू पास हो जाएगी बैटरी के अंदर। एंड अगर अभी भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर खाली कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, कंट्रोलर और जनरेटर होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक और चीज है जिसे हम लोग कहते हैं कूलिंग टावर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में कोने में कूलिंग टावर बना हुआ है। ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे कहते हैं कूलिंग टावर। एंड ये जो कूलिंग टावर होता है ये कूलिंग टावर कंडेंसर से जुड़ा होता है इंटरनली पाइप के द्वारा। ये कैसे काम करता है, इसका क्या काम है, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिलहाल तो हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना, कैसे ये बना हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सिर्फ हम यहाँ पे चीजों को देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। तो आप लोग का सब्र यहाँ पे खत्म होता है और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कैसे काम करता है। कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो रिएक्टर है उसके अंदर जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्टर के अंदर का जो पानी होता है वो धीरे धीरे करके गर्म होना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब इतने सारे रिएक्शन होने की वजह से जो पानी भरा हुआ है रिएक्टर के अंदर वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। एंड वो जो गर्म पानी होता है वो गर्म पानी जाता है बॉयलर के पास पाइप के थ्रू। एंड साथ ही साथ में ये जो बॉयलर होता है ये भरा जाता है एकदम चिल्ड ठंडे पानी से। उसके बाद देखो यहाँ पे अब क्या होने वाला है। अब रिएक्टर से जो गर्म पानी आता है वो इस बॉयलर के अंदर रखे ठंडे पानी के साथ मिलता है और धीरे धीरे यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है गर्म से ठंडे के अंदर। और जो ठंडा वाला पानी जो बॉयलर के अंदर प्रेजेंट था अब वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब क्योंकि रिएक्टर के अंदर से गर्म पानी बॉयलर के अंदर जा रहा है तो एक समय ऐसा आता है कि बॉयलर के अंदर रखा पूरा ठंडा पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वहां पे वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये जो स्टीम होती है ये पाइप के थ्रू बॉयलर से कंडेंसर के अंदर ट्रांसफर करी जाती है। अब जैसे ही ये जो स्टीम है ये बॉयलर से कंडेंसर के अंदर आती है, कंडेंसर के अंदर जो टरबाइन है वो घूमना शुरू करता है, वो रोटेट होना शुरू करता है और कंडेंसर के टरबाइन के रोटेट होने की वजह से जनरेटर के अंदर लगा जो कॉइल है वो रोटेट होना शुरू होता है। और जब जनरेटर के अंदर का कॉइल घूमता है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग यहाँ पे एक स्टेप पीछे आएंगे बॉयलर के पास। देखिए ये जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर से जैसे ही स्टीम निकल जाती है, मतलब स्टीम जो होती है वो कंडेंसर में ट्रांसफर कर जाती है, वैसे ही धीरे धीरे बॉयलर का जो पानी होता है वो धीरे धीरे कूल होना शुरू होता है। तो ये जो कूल वाला पानी होता है ये वापिस से पाइप के थ्रू रिएक्टर को भेज दिया जाता है। देखिए नीचे से पाइप लगी हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉयलर से एक पाइप जुड़ी हुई है जो जा रही है सीधा सीधा रिएक्टर के पास। तो ये जो हल्का हल्का ठंडा पानी हो रहा है ये बॉयलर से ट्रांसफर हो जाता है रिएक्टर के पास और यहाँ पे एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है जो कंटिन्यूअस लगातार चलती रहती है। हाँ, अब वापस से हम लोग आते हैं कंडेंसर के पास। अब क्योंकि कंडेंसर के अंदर खाली बॉयलर से स्टीम आ रहा है तो स्टीम इतना सारा आने की वजह से जो कंडेंसर होता है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाए, गर्म होकर फट ना जाए, उसके लिए यहाँ पे कूलिंग टावर लगाया गया है। कूलिंग टावर से ठंडा पानी इस कंडेंसर के अंदर पाइप के थ्रू ट्रांसफर करा जाता है। देखिए कूलिंग टावर से कंडेंसर के पास यहाँ पाइप लगा हुआ है, तो कूलिंग टावर से ट्रांसफर करा जाता है ठंडा पानी कंडेंसर के अंदर। अब क्योंकि कंडेंसर के अंदर गर्म पानी है तो वो जो गर्म पानी का जो हीट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कूल वाटर को, और जो कूल वाटर होता है जो अभी अभी कूलिंग टावर से आया है वो और गर्म हो जाता है। अब वो गर्म पानी जो कंडेंसर के अंदर अभी अभी बना है वो गर्म पानी वापस जाता है कूलिंग टावर के पास, और कूलिंग टावर क्या काम करेगा, कूलिंग टावर उसको फिर से कूल करेगा और वो फिर से भेजेगा। तो यहाँ पे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे दो चेन रिएक्शन देख लिया। एक चेन रिएक्शन जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है जो ट्रांसफर कर रहा है पानी को बॉयलर से रिएक्टर के पास और रिएक्टर से बॉयलर के पास। दूसरा जो चेन रिएक्शन है वो ट्रांसफर कर रहा है पानी को कूलिंग टावर से कंडेंसर के पास एंड कंडेंसर से कूलिंग टावर के पास। अब ये दो चेन रिएक्शन देखने के बाद अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि बस बात हो गई, खत्म बात, इतना ही वर्किंग है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक और चेन रिएक्शन हो रहा है। वो चेन रिएक्शन हो रहा है कंडेंसर से बॉयलर के पास। जो कूल वाटर जो कूलिंग टावर से आया हुआ है वो कूल वाटर कंडेंसर ट्रांसफर कर रहा है बॉयलर को, क्योंकि ये जो बॉयलर है ये कॉमन पॉइंट है हीट का। क्योंकि बॉयलर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, बॉयलर फट ना जाए, उसके लिए कंडेंसर और सब लगे हुए हैं बॉयलर को ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे एक और चेन रिएक्शन होता है जो ट्रांसफर करता है ठंडे पानी को कंडेंसर से बॉयलर के पास। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है यहाँ पे टोटल हमको 3 चेन रिएक्शन देखने मिलते हैं, और ये 3 चेन रिएक्शन होने के साथ
हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए दिखती है। तो अब ये तीनों चेन रिएक्शन को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है। अब आइए बात करते हैं कि आपको एग्जाम में कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो पावर प्लांट का डायग्राम बना हुआ है ये तो आप एग्जाम में बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम में, अब वो देखते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसका फ्लो चार्ट समझिए, कैसे यहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो रिएक्टर होता है, यहाँ पे यूरेनियम और प्लूटोनियम इन दोनों में से किसी एक का भी न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है। हाँ, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है पानी गर्म होना शुरू होता है और वो गर्म पानी कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टीम जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद ये जो स्टीम जनरेट हुई है ये स्टीम टरबाइन को हेल्प करती है रोटेट करने में, घूमने में। एंड उसके बाद ये जो स्टीम होती है वो ठंडी होती है, वो कूल करी जाती है एंड उसको वापस से भेज दिया जाता है बॉयलर के अंदर। फिर वो कन्वर्ट होती है स्टीम में और फिर टरबाइन को रोटेट करती है। एंड टरबाइन के रोटेट होने की वजह से जनरेटर का जो कॉइल है वो रोटेट होता है और जनरेटर के कॉइल रोटेट होने की वजह से हमें यहाँ पे एनर्जी मिलते हुए दिखती है। तो ये कुछ फ्लो चार्ट है जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अगर आप लोग इतने छोटे से डायग्राम को देख के खुश हो गए हैं तो खुश होने वाली कोई बात नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होती है, जितना भौकाल मैंने यहाँ बनाया है उतना बड़ा डायग्राम नहीं है, डायग्राम बहुत चिंदी सा है, उसको पढ़ना मतलब आपकी बेइज्जती। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लिखना तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो देखते हैं किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है। सबसे पहले जो हमारा एटम था यूरेनियम का, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियर एनर्जी। वो न्यूक्लियर एनर्जी को तोड़ के फोड़ के उस पर रिएक्शन करा के न्यूट्रॉन को हिट करा के उसे कन्वर्ट किया जाता है थर्मल एनर्जी में, और फिर वो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। टरबाइन के घूमने की वजह से जनरेटर का कॉइल घूमता है और जनरेटर के कॉइल घूमने की वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने मिलती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इतनी सारी बातें जान लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस तरीके से हमें बहुत सारी एनर्जी देखने को मिलती है। कभी कभी यहाँ पे आपको एग्जाम में न्यूक्लियर पावर प्लांट के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, उसे भी मेंशन करना पड़ता है। सो आइए देखते हैं प्रॉब्लम इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे पहली बात, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ पे मेन इशू होता है किस तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करा जाए। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है इसका डेफिनेशन क्या बनेगा। देखिए, जो यूरेनियम होता है वो एक मेन एलिमेंट है, मतलब उसका यूज करके हम लोग रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो तो फूट जाएगा और रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो दो एलिमेंट बनने के साथ में कुछ वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब जो वेस्ट होता है क्योंकि वो भी यूरेनियम से बना है, अब यूरेनियम खुद एक रेडियो एक्टिव है तो उसका वेस्ट भी कैसा होगा, रेडियो एक्टिव होगा। सो इसे ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। एंड ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है इसे देखिए, इसे इस तरीके से येलो डब्बों के अंदर पैक कर दिया जाता है। सो अगर इस तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट बनेंगे तो यहाँ पे चांस ये भी है कि ये न्यूक्लियर वेस्ट बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस को करने वाले हैं। सो उससे बचने के लिए ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, इन न्यूक्लियर वेस्ट को इस तरीके से येलो कंटेनर में बंद करके इन्हें 1000 सालों के लिए कहीं ना कहीं रख दिया जाता है, और जिस जगह पे इन्हें स्टोर करा जाता है 1000 सालों के लिए, उस पूरे एरिया को प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है किसी भी लिविंग बीइंग के जाने से। कोई भी लिविंग बीइंग वहाँ पे नहीं जा सकता है। अगर कोई जाता है वहाँ पे तो देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी मौत हो जाएगी। अगर किसी भी कारण की वजह से एक्सीडेंट होता है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, कोई खराबी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या रिएक्टर फट जाए या रॉड फट जाए, कोई भी अगर छोटी मोटी भी तकलीफ आती है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होने वाला है। सबसे पहला जो एविडेंस है वो देखिए यहाँ पे आपके सामने है, वो है चेरनोबिल पावर प्लांट का, जो कि रशिया का पावर प्लांट था। और उस पावर प्लांट के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। कुछ कर्मचारियों की जो गलती हुई थी उससे बहुत बड़ा वहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ था और पूरा का पूरा पावर प्लांट ही फट गया था। और पूरे पावर प्लांट के फटने की वजह से इतना ज़्यादा रेडिएशन हुआ था वहाँ पे कि उससे रसिया का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट माना गया था। यहाँ पे एक और केस निकल के आती है, वो है जापान की। वो हुआ था जापान के फुकुशिमा दाइची नाम के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। उसके अंदर तो बवंडर हो गया था, पूरा का पूरा पावर प्लांट ही उड़ गया था। करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग उसके अंदर अफेक्ट हुए थे। उसके बाद उस पूरे एरिया को ही सील कर दिया गया है हज़ारों सालों के लिए। अब उस जगह पे कोई जा नहीं सकता है। ये जो जापान का न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था फुकुशिमा दाइची में,
इसे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ भूकंप आ गया था, वहाँ पे कुछ अर्थक्वेक आ गया था, तो अर्थक्वेक की वजह से उसका जो सिस्टम था कुछ डगमगा गया था, हिल गया था। उससे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो रिएक्टर था वो फट गया और पूरा का पूरा पावर प्लांट ही वहाँ पे उड़ गया था। बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशन फैल गया, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे अफेक्ट हुए थे इससे। तो बस यार न्यूक्लियर पावर प्लांट के क्वेश्चन में आपको इतना लिखने का है। एंड ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बताया है जो आपके स्क्रीन पे इस समय प्रेजेंट है, आप लोग अगर एग्जाम में इन दोनों एग्जाम्पल्स को मेंशन करते हैं तो पेपर में आपका वट बढ़ेगा, टीचर को भी समझ में आएगा कि ये बच्चे कहीं अच्छी जगह से पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं। सो हमने यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करी है कि आप लोग को न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूरी तरीके से समझ जाए, अच्छे से समझ जाए। एंड आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से बताइए कि आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है कि नहीं आया है। एंड अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक मारिए। देखिए मुझे अब ये नहीं पता है कि आप लोग अब क्या करने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले बस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हुए जाना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए एंड इसी तरीके से हमारे क्रिएटिव वीडियोस को देखते रहिए। साथ ही साथ में अगर आप लोग को किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए वो वीडियो चैनल पे जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दें। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।